तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। स्पीड कंट्रोल वाला जो आप ये पोर्शन पढ़ रहे हो ना, ये आपका यूटिलाइजेशन में भी आता है। इलेक्ट्रिक ड्राइव करके एक चैप्टर है। वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, यानी कि VV, VF। अब चलते जी से जानते हैं भाई कि इसमें हम क्या चीज सीखने वाले हैं। देखो, इंडक्शन मोटर में भी वोल्टेज इज इक्वल टू, आप नॉर्मली ये सीखते हैं कि 4.44 वाइंडिंग फैक्टर फाई एफ TPH। इंड्यूस CMF तो यही था, क्योंकि हमें ये पता है कि जो इंड्यूस CMF है ये एग्जैक्ट इक्वल टू तो नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेट इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज आई थिंक हमने V1 से ले रखा है, तो यहाँ भी V1 भाई यही होता है बच्चों। अब अगर आप ये कहें कि V1 अपॉन में फ्रीक्वेंसी देखें, V1 अपॉन फ्रीक्वेंसी तो प्रोपोर्शनल टू फाई, ये होता है। और देखो बेटा, हमें ये पता है कि फाई इज इक्वल टू BA। बी क्या है? फ्लक्स डेंसिटी। हम क्या लिखते हैं कि फ्लक्स डेंसिटी इनटू एरिया, तो हमें फाई मिल जाता है। तो अगर देखा जाए तो B प्रोपोर्शनल टू फाई लिखा जाएगा, क्या प्रॉब्लम है? फाई चेंज होगा, इट मींस B चेंज। तो ये हमने B प्रोपोर्शनल टू फाई ले लिया। तो बेटा यहां पर फिर क्या है? प्रोपोर्शनल टू B। अब देखिए, आपने जो सीखा है इसमें, आप याद करिए कि हमने बेटा एक संट ब्रांच बनाई है, जिसे हमने I0 लिया, ये हमने लिया है JXM, ये लेते IM, और एक बनाया था हमने RW, और ये बनाया था हमने IW। यही होता था बेटा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल किस कंपोनेंट को माना जाता था? मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट IM। तो फिर हम ये लिख सकते हैं ना कि फाई ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिज्म कंपोनेंट IM, ये भी तो होगा। तो फिर इसका मतलब यहां पर ये IM को भी डिनोट करेगा। अब अगर हम भैया ये कहने लग जाए कि V/F रेशियो को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, तो इट मींस देखो क्या क्या है। V/F रेशियो कांस्टेंट होने का मतलब किससे आएगा? आप डायरेक्टली ये लिखेंगे कि ये कांस्टेंट तभी हो सकता है अगर आप वोल्टेज को 20 टाइम्स बढ़ाएंगे, यदि फ्रीक्वेंसी को भी आप 20 टाइम्स बढ़ाएंगे, देन कांस्टेंट। क्योंकि बेटा इसका मतलब है वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। तो यानी कि कांस्टेंट तभी रह सकती है जब वोल्टेज के सेम फैशन और सेम रेशियो में फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाए। करेक्ट ना? तो यहां पर हमने कहा कि V/F रेशियो कांस्टेंट होने का मतलब ये होगा कि वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी आए, तभी तो बात बनेगी कुछ, कि वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी आए। और वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का रेशियो कांस्टेंट होने का मतलब अपने आप से ये समझ लेंगे कि फाई या फ्लक्स डेंसिटी या फिर मैग्नेटिज्म कंपोनेंट ऑफ करंट बिकम कांस्टेंट, ये अपने आप से समझ लेंगे। तो वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी हमें यहां से क्लियर हुआ। अब देखो, आपको ये भी पता है कि जो x होता है
या जो रोटर का रिएक्टेंस आपने x2 ले रखा है इज इक्वल टू ओमेगा L2, या फिर ये कहा जा सकता है क्या कि x2 प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, x2 भाई निर्भर करता है, ओके क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो x2 चेंज हो जाएगा। अगर आप एन या ओमेगा की बात करते हो तो ओमेगा प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है, ओके जी, यानी कि वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी लगा देना है, रिएक्टेंस प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी रखना है, और जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो हमें फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखना है जी। यानी कि ओमेगा भी तो हमें पता नहीं कि भाई क्या है ये जनरली फ्रीक्वेंसी और क्या है। अच्छा जी, अब जरा ध्यान से देखिए कि हम ये कुछ चीजें सीख कर आते हैं बेटा कि टी मैक्स इज इक्वल टू 1/2 ओमेगा s v1 स्क्वायर x2 टी मैक्स, तो ये है। एक आता है हमारे पास एस टी मैक्स, जो आप सीधे कहेंगे कि सर ये तो हमने पढ़ा है R2/x2। एक बेटा हमारे पास आता है ns माइनस एन इज इक्वल टू एस इंटू एन एस। एक हमारे पास में 10/2 भी आता है, जो कि हम लिखते हैं x S2/R2। देखो ये क्यों कैसे आता है आपको याद दिला दूं। ये था x2 और रोटर का रिएक्टेंस तो x2 था और रेजिस्टेंस R2/S था, ठीक है जी। तो यहां से आपने जो 10/2 निकाला था ये था बेटा x2 बटे में R2/S, को आप ऊपर ले गए थे। अब देखो ये जो ये वैल्यू आपने लिखी है ये वैल्यू क्या, ये वैल्यू क्या आपको नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन और स्टार्टिंग रीजन में चेंज होती हुई दिखती है। देखो ये वैल्यू चाहे तो आप ऑपरेटिंग रीजन, नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन का मतलब है स्लिप का मान कम रख लें, स्टार्टिंग रीजन आप स्लिप का मान ज़्यादा रखते हैं। देखो ये विशेषता पर बात हो रही है बेटा। जो आपने ये बनाया है तो ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला इधर वाला, ये स्टार्टिंग रीजन है और ये इधर नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन है। तो ये वैल्यू आपने पढ़ी होंगी, देखो फॉर्मूला ये कि सर ये जो वैल्यूज है या ये जो फॉर्मूला है ये नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन में भी वही थे और स्टार्टिंग में भी यही थे, तो ये चेंज नहीं हुए। ये फॉर्मूला हमारे दोनों रीजन में एज इट इज थे। अब जो नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन और ऑपरेटिंग रीजन में चेंज हुए हैं जरा इनको देख लेते हैं। देखो जी कैसे। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि जो टॉर्क होता है, टॉर्क इज इक्वल टू 1/ओमेगा s v1 स्क्वायर R2/S का स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इंटू R2/S, यही तो होता है। और I2 इज इक्वल टू, मतलब जो ये मिला आपको यहां आप लिख रहे थे E2 के, चलिए ये लिख लेते हैं वोल्टेज अपॉन में Z2 लिख दूं। अरे Z2 का मतलब R2/S, तो ये लिख दिया हमने R2/S प्लस में x2। क्या हो गया बेटा, ये नहीं होता था क्या?
अरे यहाँ पर जो वोल्टेज लगाई वो मैंने रेफर टू रोटर साइड V1 डैश करके टोटल जो इम्पिडेंस है वो लिख दिया यहाँ। अब जो ये दो फॉर्मूला है ये हमारे नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन और स्टार्टिंग रीजन के अकॉर्डिंग बेटा चेंज हो जाएंगे। अब नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन में आप स्लिप का मान तो कम पढ़ते थे। नॉर्मली ऑपरेटिंग नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन में अब एस का जो मान है वो वेरी लो। अरे होता नहीं था क्या? तो अगर बेटा एस का मान बहुत कम है तो बहुत कम वैल्यू से डिवाइड करोगे तो हाई आएगा। आप याद करिए कि R2/S का स्क्वायर मच ग्रेटर देन X2 का स्क्वायर, ये होता है जी। यानी कि इसके रेस्पेक्ट में इसको मैं एलिमिनेट कर लेता हूं। तो चलिए यहां वैल्यू लगाइए आप, T इज इक्वल टू 1/ओमेगा S V1 स्क्वायर बाई, इससे ये कैंसिल कर दूं मेरा R2/S का स्क्वायर इंटू R2/S से एक पावर कैंसिल, तो ये मिल जाएगा मुझे R2/S। S को भेज देता हूं यहां, ये मिला मुझे। तभी तो आप पढ़ते थे ना नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन टॉर्क प्रोपोर्शनल टू S, तभी तो पढ़ते थे। ओके जी, तो टॉर्क मुझे ये मिल गया। इस टॉपिक में आपको जो पुराने फॉर्मूला है रिवाइज करने का मौका मिल जाएगा। अब जैसे I2 लिख रहे हैं बेटा, I2 इज इक्वल टू, तो R2/S ग्रेटर देन X2 ना, तो इसको मैं एलिमिनेट करता हूं तो V1 डैश, और ऐसा नहीं कि V1 डैश क्यों ले रहे हैं, आपको नॉर्मल एक सिमेट्री में लेकर चलना है तो ये V1 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस ये है कि ये पूरा का पूरा जो डाटा है फिर ये जरूर आप समझेंगे। ये मैंने शुरुआत में भी डिस्कशन किया था कि भाई ये आपको पता होना चाहिए कि रेफर टू रोटर साइड है या रेफर टू स्टेटर साइड है। और वैसे भी जो वोल्टेज है इसका वैसे भी काम तमाम होना ही है, ये प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी वैसे भी रखना ही है। अच्छा, ये जो वोल्टेज आ गया देखो, क्या मैं ये लिख दूं, तो नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन में तो मामला ये है, और इन स्टार्टिंग रीजन बेटा स्टार्टिंग रीजन में फिर क्या हुआ, स्टार्टिंग रीजन में एस का मान तो बहुत हाई है, एस का मान तो हाई है। तो अब इसे देखो हमने क्या करना है, अगर बहुत हाई नंबर से भाग देंगे तो कम आ जाएगा। तो यहां पर हमने कहा कि R2/S का स्क्वायर बहुत कम है X2 स्क्वायर से। तो जब इस फॉर्मूला को हम देखेंगे हमें मिल जाएगा T इज इक्वल टू 1/ओमेगा S V1 स्क्वायर X2 इंटू R2/S। तो टॉर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप आता था। तो यानी स्टार्टिंग रीजन टॉर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। अब जरा यहां पर देखेंगे बेटा हमें क्या मिला, I2 इज इक्वल टू V1, अब ये बड़ा है ये कुछ है नहीं, फिर कम है काफी, तो X2। तो हमें ये कुछ वैल्यूज ये कुछ मिला हमें, देखो कि ये हमारी ऐसी वैल्यूज है जिनका कोई लेना देना नहीं है स्टार्टिंग से या फिर नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन से। देखो ना तो स्टार्टिंग से ना ही ऑपरेटिंग रीजन से, ये स्टैंडर्ड है। क्या हुआ, अच्छा
अब जरा इन फॉर्मूला को एक बार नज़र डालिए आप। ये पूरा इंडक्शन पूरा का पूरा रिवाइज हो गया तुम्हारे इस पेज में। काफ़ी लेंथी मेथड है ये, मतलब जितना टाइम इन दो में लगेगा इतना ही सब में लगना, लेकिन केवल न्यूमेरिकल इसी पे आएगा। सारे फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट, जितने भी इंडक्शन में आ सकते हैं ना, सारे ये फॉर्मूला है भाई। हाँ भाई कोमल बाबू, याद है बेटा ये? आदर्श का पर्यायवाची क्या होता है भाई? आदर्श का राक्षस। अच्छा, नहीं एक्सप्रेशन वही दे रहा है ना वो। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैंने क्या सिखा दिया हो इसे। अनुपम का क्या होता है? मतलब नाम का मतलब क्या हुआ तुम्हारे? हैं? ये हिंदी बहुत पढ़ दी है रश्मि, क्या होता है बेटा? नहीं पता? अपना नाम का पता? अच्छा क्या है? हाँ। अच्छा, और कहाँ है ये अनुपम? ये तो कुछ नाबालिग टाइप ही होगा कुछ ऐसा। ऐसा लग रहा है कन्याधन योजना अनुकंपा हो। यार अपने नाम का मतलब पता होना चाहिए ना। हाँ भाई। हैं? अच्छा, अद्भुत, हाँ नहीं नहीं ये है भाई, इसकी शक्ल ही मैच कर रही नाम के साथ। ये तो है इसमें। नाम कुछ भी हो भाई, रियल में। नाम तो क्या है, पुराने टाइम में तो दादी को अच्छा लगा वो रख दिया, जो पड़ोसी को सही लगा वो रख दिया अपना। यही तो है। दादी नहीं रखा होगा और कौन रखा? दादी नहीं रखा था, दाते तो है। अबे जगदीश पढ़ना है, नालायक ये लिखना नहीं है। तो रटने का और छापने का तू क्या कर रहा है? टाइप कर रहा है? पढ़ ले यार, नजर डाल। इसलिए मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा है तुम्हें, इससे पहले समझाया चीजें कि पूरा इंडक्शन याद आ जाए तुम्हें। क्योंकि सारे फॉर्मूला ये सिंक्रोनस इसमें आएंगे भाई, सिंगल फेज इंडक्शन में सारे के सारे उठा के रखने हैं हमने, अब कुछ नहीं करना वहाँ।
हो गया भाई बच्चों, ये याद हो गए ये? चलो अब देखो, हो गया कि बस खत्म हो गया अब ये समझो मेथड। अब देखो क्या क्या करना आपने। चले जी, टी मैक्स प्रोपोर्शनल चलते हैं। देखो टी मैक्स का जो फॉर्मूला है 1/2 ओमेगा है V1 स्क्वायर अपॉन x2 है। अच्छा जी, तो भाई ओमेगा की जगह क्या रखना है? फ्रीक्वेंसी। V1 की जगह क्या रखना है? फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। x2 की जगह फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से कैंसिल हो गए, तो भैया ये फ्रीक्वेंसी पे निर्भर नहीं करेगा, इट रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो अब जरा सवाल का जवाब दो। V/F रेशियो को चेंज नहीं किया, यानी कांस्टेंट रखते हुए सप्लाई वोल्टेज को डबल कर दिया गया। ठीक है, V/F रेशियो को कांस्टेंट माना और सप्लाई वोल्टेज को 4 गुना ज्यादा कर दिया, तो मैक्सिमम टॉर्क पे प्रभाव बताओ। अरे नालायक, कांस्टेंट लिखा तो है। तो V/F रेशियो अगर कांस्टेंट रहेगा तो टी मैक्स वोल्टेज फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से चेंज नहीं होगा। नॉर्मली टी मैक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V1 स्क्वायर आ रहा है ना, तो नॉर्मल है। लेकिन यहाँ V/F रेशियो अगर कांस्टेंट होगा तो ये चेंज नहीं होगा। चलो नेक्स्ट देखो जी, एस टी मैक्स। R2 तो नॉट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो 1/f कर दिया जाए। अरे x2 है ना, R2/x2, तो 1/f। फिर आ गया ns माइनस n प्रोपोर्शनल टू s इंटू f और 10φ2 प्रोपोर्शनल टू s f। लो जी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो भाई V/F रेशियो को कांस्टेंट अगर हम रखेंगे तो ड्राइव को जाना जाता है कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव। अरे टॉर्क कांस्टेंट है, तो V/F को अगर हम कांस्टेंट रख रहे हैं तो इसे जाना गया है कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव के रूप में जी। चलो अब दो फॉर्मूला और है, एक हमने रखा हुआ है देखो, नॉर्मली ऑपरेटिंग रीजन में जी। नॉर्मली ऑपरेटिंग रीजन में देखो जी, तो नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन में टॉर्क और करंट देख लेते हैं। टॉर्क प्रोपोर्शनल टू 1/, फ्रीक्वेंसी इनटू एस फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, तो प्रोपोर्शनल टू एस इंटू एफ एंड I2 प्रोपोर्शनल टू एस इंटू एफ। टॉर्क भी आया, करंट भी आया। अब आ जाते हैं हम इन स्टार्टिंग रीजन। अब स्टार्टिंग रीजन है तो टॉर्क देखो 1/ω V1 स्क्वायर है, अपॉन में x2 स्क्वायर है, तो एफ स्क्वायर ये कैंसिल, तो टॉर्क 1/SF और I2
proportional to V1 frequency and proportional to frequency, it means constant. ठीक है, बस ये होता है हमारा वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। अब देखो आपने ये सीखा है कि अगर ये NS है तो फ्रीक्वेंसी तो तुम बदल रहे हो। अरे वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, इतना तनाव में क्यों है? कुछ टेंशन है क्या तेरी लाइफ में? हाँ? नहीं, बहुत स्ट्रेसफुल चेहरा है ना, ऐसे हो रखा तेरे यार। अच्छा यहाँ से देखे, चश्मा पहन के देख फिर। अच्छा ध्यान से देख रहा है, ये हुई ना बात। देखो तो NS का लेवल तो फिर बदलने वाला है भाई। तो बच्चों हमने क्या काम कर दिया, ये हमने यहाँ Tmax का लेवल डिजाइन कर दिया जी, क्योंकि Tmax तो बेटा कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, अभी देखा तो Tmax कांस्टेंट। अब ये बताओ फटाफट से कि अगर हम वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी तो बदली है, और फ्रीक्वेंसी अगर बदलोगे जो NS बदलता है तो NS का लेवल तो बदलना है। अच्छा जी, तो ये जो आपने शुरुआत माना यहां से की बेटा, तो नेक्स्ट के लिए आपको देखो NS लेवल चेंज करना पड़ा। तो अगर ये TL है तो पहले कुल मिलाकर स्पीड ये, फिर स्पीड ये, इसी तरह से आप अलग अलग स्पीड देख सकते हो, N1 N2। तो अगर सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी VVF ड्राइव के नाम से जिसे हम जानते हैं, ये स्पीड कंट्रोल कहां देगा, तो आप कहना सिंक्रोनस गति से कम पर। ठीक है, सिंक्रोनस लेवल से कम पर ये स्पीड कंट्रोल देने वाला है जी। अब और बाकी किस तरह के सवाल है देखो मैं बता देता हूं। ये कहेगा कि नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन में मशीन चल रही है। ठीक है, तो आपको T प्रोपोर्शनल टू S और F पर देखो क्या पूछेगा। नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन में फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से टॉर्क चेंज होगा, प्रोपोर्शनल टू SF है। तो ये क्या इस तरह के सवाल रखता है। और लोड के चेंज होने से S चेंज हो जाएगा। तो ये क्या रखेगा कि पहले मोटर को 1500 RPM पे चलाया, या 1440 पे चलाया, 1500 तो NS का लेवल हो जाएगा। तो हम यहाँ से कोई स्लिप का मान निकाल लेंगे। अब फ्रीक्वेंसी को हमने सेम रखा, माना इसके अकॉर्डिंग हमने फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं किया, लेकिन अब हमने माना 1440 के बजाय 1430 पे चलाना था। तो अब ये कह रहेगा कितना टॉर्क होगा, तो स्लिप चेंज, उस चेंज वाले स्लिप का मान यहाँ लगा देंगे तो टॉर्क निकाल देंगे। तो इसके जो सवाल आते हैं वो कैसा ना, कि जैसे पहले 1440 पर 200 न्यूटन मीटर का आघूर्ण है। ठीक है, तो अब बताओ 1300 RPM पे घुमाने के लिए कितना आघूर्ण होगा। तो T1 और T2 पे बेस सवाल बनेंगे जितने भी होते हैं। अब इसी प्रकार से जैसे बेटा ये है, सेम वे में ये चेंज हो जाएगा। अब स्टार्टिंग रीजन की बात करें तो 1/SF, देखो इसका जस्ट अपोजिट आ गया। ये भी दिया जा सकता है कि इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग रीजन में है, आपने वोल्टेज को 4 गुना कर दिया, फ्रीक्वेंसी को 4 गुना कर दिया, ऊटपटांग कुछ भी लिखे। तो बताइए करंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा? आप कहना ये तो कांस्टेंट है, ये चेंज होगा ही नहीं। तो जितने भी न्यूमेरिकल पॉसिबल होते हैं, न्यूमेरिकल बेटा यहीं से है। ठीक है, अब देखो इसी से हमने एक और ड्राइव बनाई। ये क्या थी? वेरिएबल वोल्टेज एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ऐसा भी वो पानी मांग रहा है शायद भाई, यही मांग रहा था। अच्छा, नहीं इसके अभाव से लग रहा था ना कि पानी मांग रहा है भाई वो।
अब आपके दिमाग में ये चीज भी आ रही होगी कि सर ऐसा भी हो सकता है कि वोल्टेज को चेंज करें या वोल्टेज को चलो कांस्टेंट रखें और फ्रीक्वेंसी को बदल दें। तो हमारे पास में एक और विधि होती है जिसको हम फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड के नाम से भी जानते हैं। अब देखो इसी मेथड से क्या क्या बेनिफिट है। ये फॉर्मूला तो स्टैंडर्ड है भाई, ये कभी चेंज नहीं होंगे। तो जब इन फॉर्मूलाज में हमने वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव लगाई तो बेटा हमें रिजल्ट ये सारे के सारे मिल गए। ठीक है,